पाते हैं, इसीलिए सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। उस केस में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? कफ डॉक। ये प्रोडक्ट जनरल खांसी में तो काम आएगा, अगर आपको ड्राई कफ है, वेट कफ है, वहां पे काम आ जाएगा, लेकिन ये हमारे फेफड़ों को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, साफ करता है। तो हम उस केस में भी कफ डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके डोज के बारे में बताऊं तो 10-10 ml दिन में 2 बार। अब कुछ लोग कहते हैं सर खांसी की समस्या बहुत लंबे समय से है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, खांसी ठीक नहीं हो रहा है, उस केस में क्या करें? ये स्टार्टिंग सिम्टम्स हो सकता है एस्थमा का। अगर एस्थमा की शिकायत किसी को हो रही है तो हम कफ डॉक का इस्तेमाल ना करके एस्थमा डॉक सिरप का इस्तेमाल करेंगे। इसका डोज और कॉम्बिनेशन में अभी बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन करें। एस्थमा के लिए सबसे पहले हम ऐड करते हैं एस्थमा डॉक, डोज 10-10 ml दिन में 2 बार। एस्थमा डॉक ले लिया, इसके बाद से कोई भी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट लेंगे। यहां पे जो प्रोडक्ट काम आएगा उसका नाम है जिंक कैप्सूल। एक जिंक कैप्सूल खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके बाद रात को हमें ऐड करना है 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 बूंद पंचतुलसी। क्लियर? ये 3 मेन प्रोडक्ट हम किसको देंगे? एस्थमा वाले पेशेंट को। अब जिनको भी एस्थमा की समस्या होती है, बहुत बड़ा चांस है कि उनको एलर्जी की भी समस्या हो जाए। उस केस में कौन सा प्रोडक्ट हमें ऐड करना है? करेक्ट, एलर्जी डॉक। कितना ऐड करना है? 10-10 ml दिन में 2 बार। क्लियर हो गया? एस्थमा में हमें परहेज क्या करना चाहिए, प्लीज आप लोग बताएं। ठंडा नहीं खाना और खट्टा नहीं खाना और मीठा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, बिकॉज दूध से बहुत जल्दी हमारे लंग्स में म्यूकस बनेगा। तो ये 4 चीजों से हमें परहेज करना है। इसके बाद योगा पे कितने लोग बिलीव करते हैं, एक बार बताएं। चलो, बहुत लोग विश्वास करते हैं। साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन में से कम 300 दिन कितने लोग योगा अभ्यास करते हैं? बिलीव बहुत लोग कर रहे थे सर, विश्वास है लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो अब से कम आप लोग को अभ्यास भी करना है। मैं ये नहीं कहता हूं आपको एकदम रामदेव बाबा बनना है, वो नहीं करना है। 10 मिनट अपने आप को देंगे, बिकॉज हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है योगा। हमारे स्ट्रेस हार्मोन को भी बैलेंस करता है, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, जिसके कारण हमको फिजिकल स्ट्रेस नहीं मिलता है। अब इस केस में, एस्थमा वाले केस में, मैं आपको एक योगिक प्राणायाम बता रहा हूँ। सिंपल सा प्राणायाम है जिसको हम कहते हैं कपालभाति। तो हमें बहुत स्ट्रेस देके बहुत जोर से नहीं करना, माइल्ड लेवल पे करेंगे, बस 5 मिनट के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? थंडर ब्लास्ट और एनर्जी की इतनी कमी, ये मुझे पचा नहीं। कौन सा प्रोडक्ट है? एक बार और कौन सा प्रोडक्ट है? अब मुझे लग रहा है कम से कम लोगों ने 5-5 ml पी लिया होगा, वो एनर्जी आ गई। चलो बहुत बढ़िया। वैसे एनर्जी की कमी मेरे में भी हो जाती है, इसलिए मैं आपसे वो एनर्जी ले रहा हूँ, लेकिन आप में कमी नहीं होगी, बिकॉज आपके साथ हमारे लीडर बैठे हुए हैं, तो टेंशन फ्री रहना है। क्लियर? थंडर ब्लास्ट बड़ा दमदार प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, सभी मानते हैं ना? अब थंडर ब्लास्ट 90% केस में पुरुषों के प्रोडक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। 10% के केस में हम बाकी प्रॉब्लम्स में भी देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करना है। तो अभी हम थंडर ब्लास्ट को समझेंगे कि ये पुरुषों के लिए क्यों बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखिए, पुरुषों में एक समस्या आजकल बहुत पॉपुलर है, जिस समस्या को हम कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, पुरुषों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। सुना है ना सबने?
ये टेस्टोस्टेरोन अगर एक बेस लाइन से नीचे आ जाए तो फिर पुरुषों में समस्या बनती है। कौन सी समस्या? लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन का जेनिटल्स में स्लो हो जाना और एनर्जी की कमी। अब टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या होगा? बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, सेकेंड रीजन अल्कोहल, तीसरा रीजन फिजिकल एक्टिविटी ना करना और चौथा रीजन बहुत ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करना। इनमें से किसी भी रीजन के कारण यह समस्या हो सकती है। अब सवाल आता है कि लो स्पर्म काउंट की समस्या सबसे ज्यादा किस देश में होगी? एनी गेसेस? इंडिया? सर यहां पे अपना देश पीछे है और पीछे रखना है इसको, यहां पे नंबर 1 नहीं बनाएंगे। बहुत सारे केस में बना दिया। चलो मैं हिंट देता हूं। द कंट्री ऑफ इनोवेशन किसे कहते हैं? हाँ, तो जापानीज बड़ा परेशान है इससे। 60% से ज्यादा पुरुष जापान में जो रहते हैं उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो रही है। 22% से ज्यादा जापानीज पुरुष जिनका स्पर्म काउंट नील हो चुका है। बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है ये। अब अपना देश पीछे कैसे रहेगा? 9th रैंक पे आते हैं हम, लेकिन हमें पीछे भगाना है इसको। पीछे भगाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? थंडर ब्लास्ट। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका फटाफट समझा रहा हूं, नोट डाउन करें। सीधा सीधा कॉम्बिनेशन में देखिए, इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 15-15 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ये इसका डोज था। लेने का तरीका समझा देता हूं। 15 ml मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे। क्लियर? 15 ml मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है। अब रात को क्या करेंगे? लगभग 200 ml गुनगुना दूध लेंगे। कितना? 200 ml गुनगुना दूध। उसमें 15 ml ठंडर को मिलाएंगे और उस दूध को पिएंगे। ध्यान रहे, उस दूध में हमें किसी चीज को और मिलाना नहीं है। चाहे वो शक्कर ही क्यों ना हो, चाहे वो गुड़ ही क्यों ना हो, हमें नहीं मिलाना। क्लियर? ये था सटीक तरीका थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने का। लेकिन इसके फायदे को बढ़ाने के लिए हम कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जो कि हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसके साथ हम सबसे पहले ऐड करेंगे पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या करेगा? ये पुरुषों के जेनिटल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। थंडर तो बढ़ा रहा है, लेकिन पुनर्नवा भी इस केस में सपोर्ट देगा। सेकेंड चीज हमें इसमें ऐड करना है शिलाजीत। कितना ऐड करना है? अगर हम कैप्सूल के फॉर्म में शिलाजीत ले रहे हैं तो हम रात को डिनर करने के बाद 1 कैप्सूल लेंगे। अगर हम रेजिन के फॉर्म में ले रहे हैं, आपको पता है ना रेजिन, हमने नए तरीके से शिलाजीत को भी लॉन्च किया है जो कि दिखने में च्यवनप्राश के जैसे होगा। तो अगर हम रेजिन के फॉर्म में शिलाजीत को लेते हैं तो 1 कप गुनगुने पानी में 1 ग्राम शिलाजीत को घोल देंगे, उसे रात को पिएंगे। और साथ में 1 मल्टीविटामिन जो कि सेक्सुअल वेलनेस का मल्टीविटामिन है, जिसका नाम है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। क्लियर? ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा पुरुषों के लिए। अब थंडर ब्लास्ट जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा एक्टिव करता है। एक गुण ये भी है। तो क्या हमें टेक्निकली हाई बीपी में थंडर ब्लास्ट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सवाल आता है क्या लो बीपी में दे दें? यस। कितना? 5 से 10 ml। लेकिन लो बीपी में इसके सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ऐड करेंगे। 1 कैप्सूल से ज्यादा नहीं लेना है, चाहे तो दिन में ले लें या फिर रात को ले लें। क्लियर? ओके। पुरुषों के हमने हार्मोनल डिसबैलेंस पे काम कर लिया। अब महिलाओं के हार्मोनल डिसबैलेंस पे काम करेंगे। महिलाओं में जो समस्या हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? गायनिकोलॉजिकल इशू। कौन सी ट्रेंडिंग प्रॉब्लम आजकल चल रही है महिलाओं के अंदर? ध्यान से सुनना है। इरेगुलर पीरियड्स का टाइमिंग ना होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखा है ना, हमने विटनेस किया
बाद से एक और कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं पीसीओडी, स्टार्टिंग में बात किया था, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी का एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसमें हम आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी खाली समझते हैं। इसके बाद से एक और बहुत बड़ी समस्या है अर्ली मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होना। इन सभी का सीधा सीधा रिलेशन अगर मैं बताऊं तो हार्मोनल डिसबैलेंस से है। पीसीओडी का एक और बड़ा चलो कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे फोकस। पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, ये सभी का सीधा सीधा लिंक कहां से आता है? हार्मोनल डिसबैलेंस। अब अगर हमने महिलाओं के हार्मोन्स को वापस से उनके जगह पे लाके सेट कर दिया तो इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने लाइफ स्टाइल को भी सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आएंगे प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस पे। मेन प्रोडक्ट जो इस केस में हमें काम आएगा वो आएगा गाइनीडॉक रस। डोज कितना है? 20 से 25 ml इसका जनरल डोज होगा। खाना खाने के आधे घंटे के बाद। ये छोटी छोटी चेंजेस रिजल्ट को बढ़ाएंगी, तो ध्यान से सुने। खाना खाने के आधे घंटे के बाद गाइनी ले लिया। अब हम बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे। इस केस में कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा सपोर्ट देगा? क्लोरोडॉक। कितना लेंगे? 20 से 25 ml अगेन दिन में 2 बार। क्लोरो ले लिया। अब हमें क्या ऐड करना है? अब हम अगेन यहाँ पे फाइबर की मात्रा को बढ़ाएंगे, प्रोबायोटिक्स को इनहेंस करेंगे। ये सभी चीजें किस प्रोडक्ट के अंदर है? एक्टिव फाइबर में। इस केस में एक्टिव फाइबर का डोज कितना रहेगा? 5-5 ग्राम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। और आखिरी में हमें एक मल्टीविटामिन्स का यूज करना है जिसका नाम है, महिलाओं का मल्टीविटामिन्स कौन सा है? 1 कैप्सूल से ज्यादा नहीं लेंगे रात के वक्त। क्लियर? अब ये हमने एक जनरल कॉम्बिनेशन बना दिया। आजकल महिलाओं में एक और बहुत गंभीर समस्या है, उनके शरीर में खून की कमी बहुत जल्दी होने लगती है। खैर, खून की कमी तो पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है, लेकिन रीजन है पीरियड्स के दौरान नेचुरल ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो खून की कमी महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा हम देखते हैं। इस चीज को अगर बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। ओनली 3 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हीमोडॉक। कितना लेंगे? 10-10 ml खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। हीमोडॉक ले लिया। अब इसके साथ हम रात को 1 आयरन कैप्सूल लेंगे और 1 विटामिन B12 कैप्सूल लेंगे। क्लियर हो गया? ये 3 प्रोडक्ट अगर खून की कमी हो रही है महिलाओं को, वहां पे हमें ऐड करना है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि पीसीओडी का एग्जैक्ट रीजन क्या है? चलो, हार्मोनल डिसबैलेंस तो है, एग्जैक्ट रीजन क्या है? आप जब डीप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीसीओडी का एग्जैक्ट रीजन है सैनिटरी पैड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैनिटरी पैड कैसे हो सकता है। चलो मैं बताता हूं। भारत में जब तक, ये रिसर्च है, भारत में जब तक सैनिटरी पैड का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तब तक भारत में पीसीओडी जैसी कोई बीमारी नहीं थी। क्या हमने 50-60 साल पहले इस बीमारी के बारे में सुना था? कैंसर के बारे में तो सुना था ना। लाखों में से एक इंसान के अंदर तो कैंसर की समस्या होती थी 50 साल पहले भी, 60 साल पहले भी। माइग्रेन के बारे में तो सुना था ना। हार्ट अटैक तो 100 साल पहले भी आ सकती थी ना, लेकिन कम लोगों के अंदर होती थी। लेकिन पीसीओडी वाला कोई केस ही नहीं था इंडिया में। फिर आता है इंडिया में सैनिटरी पैड का ट्रेंड्स, और घटिया क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स। कैसे बनते थे मैं वो बताता हूँ। जब हमारे घर में गंदगी हो जाती है तो हम प्लास्टिक वगैरह को बाहर जाके डस्टबिन में रखते हैं और जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है उसे ले जाती है, यही करते हैं ना।
कचरे को निकाल देते हैं। अब उन कचरों को बेचा जाता है। कौन खरीदते हैं उन कचरों को? कबाड़ी वाले, लेकिन वो कबाड़ी थोड़े से एडवांस है। जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड सैनिटरी पैड को बनाती है ना, उनमें से मोस्टली ब्रांड उन कचरों को खरीद के ले जाती है, उन प्लास्टिक्स को घर ले जाते हैं, लैब ले जाते हैं, वहां पे उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और उनका बहुत थिन लेयर बनाया जाता है। लगभग 5, 6, 10 लेयर के उन प्लास्टिक्स के डिजाइनिंग की जाती है। उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। एक केमिकल के बारे में बताऊंगा। घर में गंदगी होती है तो हम पोछा किस चीज से लगाते हैं? फेनॉइल का भी इस्तेमाल उन पैड्स में किया जाता है। अब आप लोग बताएं, अगर पीरियड्स के ब्लड के साथ फेनॉइल डिफ्यूज होके बॉडी के अंदर वापस चला जाए तो प्रॉब्लम होगी? बहुत सारी बीमारियां होगी, लेकिन एक मुख्य बीमारी है पीसीओडी। अब यहां पे रोल आता है AWPL का। हमें एक अच्छा पैड बनाने में लगभग R&D के साथ डिस्कशन करके, ट्राई एंड एरर करके हमने एक बहुत अच्छा पैड डिजाइन किया 6 सालों के मेहनत के बाद। इस पैड की खासियत क्या है? यहां पे 1% भी, यानी कि 0.1% भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और इसमें किसी प्रकार के खराब क्वालिटी के प्लास्टिक्स का उपयोग बंद कर दीजिए। इसका सीधा क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली हमारे MD सर डॉक्टर संजीव सर लाया और हमने इस पैड को बनाया। अब चूंकि ये समस्या इंसानों की समस्या है तो इसका समाधान तो हमने निकाल दिया, लेकिन इस अवेयरनेस को हमें फैलाना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ये एक बीमारी है तो इसका सॉल्यूशन हमें समाज में फैलाना है। तो अब से आप लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि अपने हर एक हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार में इस पैड के बारे में एटलीस्ट जरूर डिस्कशन करें। क्या आप लोग मेरे से ये प्रॉमिस करते हैं? पक्का? आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि विजय रथ के जितने भी इवेंट्स थे वहां पे MD सर ने इन पैड्स के बारे में जरूर बताया था सर। तो जब हमारे कंपनी के मालिक, हमारे MD इस चीज को बिल्कुल ग्राउंड पे जाके कर सकते हैं तो हम तो बिल्कुल करेंगे ना? चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब हमारा आता है डायबिटीज, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डायबिटीज क्या है ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग इसको समझते हैं। हिंदी में इसको मधुमेह कहा जाता है, जनरली क्या कहते हैं? शुगर की समस्या। डायबिटीज को अगर रिवर्स करना है, हम रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट सेकेंडरी है, सबसे पहले हमें परहेज पे काम करना है। किस तरीके के परहेज को हम पहले बढ़ाएंगे उस पे बात करेंगे। डायबिटीज का मतलब शुगर यानी कि मीठा, तो पहले हम मीठा खाना बंद कर देंगे। किसी प्रकार का मीठा, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो किसी प्रकार के फल हो, बिल्कुल बंद। सेकेंड चीज, जिस खाने से ग्लूकोज की मात्रा एकदम से स्पाइक होती है हमारे शरीर में, वैसा खाना कम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आलू एक ऐसी सब्जी है जो हफ्ते में 7 दिन में से कम 2 दिन तो हम जरूर खाते हैं ना? तो आलू को अगर चाहे तो बंद कर दे या फिर कम कर दे। इसके बाद आता है चावल। अब बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। झारखंड से कितने लोग हैं? असम से भी है ना? तो भात खाते हैं आप लोग? दाल भात उत्तराखंड में भी बहुत फेमस है, तो बस भात नहीं खाना है। बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, सर चावल कैसे हम छोड़े, इसके बिना तो नहीं रह सकते। कितने लोग हैं जिनको डेली थोड़ा सा चावल चाहिए, लेकिन चाहिए? सर आप नहीं है, मैं हूं। अब सब मेरे टीम में आ गए, माफी चाहूंगा सर। चलिए, अब ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है, तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो इसका एक सटीक सॉल्यूशन है। दोपहर के वक्त जब पृथ्वी पे हमारे सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो इंसान के अंदर जो उनकी जठराग्नि है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव फायर, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
नेचुरल तरीके से, उस वक्त हम हैवी ग्लूकोज को भी पचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चावल खाने का बहुत ज्यादा मन हो तो दोपहर के वक्त स्टीम्ड राइस खाएं। जिस चावल से हम पानी को निकालकर फेंक देते हैं वैसा चावल हम दोपहर में खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट वॉकलेट सब खा ले, नहीं, चावल के बारे में बात हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पे गुनगुने पानी को अमृत माना गया है आयुर्वेदा में, इसीलिए डायबिटीज के लिए स्पेशली बता रहा हूं, कम से कम पूरे दिन में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। खाली आपने इतना काम कर दिया ना तो 40% केस आपका वहीं कंट्रोल हो जाएगा। बचा हुआ 60% जो है उसके लिए हम सॉल्यूशन प्रोडक्ट के थ्रू देंगे। अब बात करते हैं डायबिटीज का कॉम्बिनेशन। पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा पेशेंट आपको डायबिटीज का मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? फेनुग्रीक कैप्सूल। सुबह सुबह खाली पेट 1 फेनुग्रीक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। अच्छा, अगर मैं गुनगुना पानी बता रहा हूं, प्लीज इसको आप प्रोडक्ट समझ के लिखें। गुनगुना पानी एक प्रोडक्ट है आयुर्वेदा का। तो गुनगुने पानी के साथ हमने फेनुग्रीक ले लिया। अब आता है हमारा डाइबोडोक रस। इसे हमें लेना है 20 से 25 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। क्लियर? अब हमने खाने से पहले डाइबो ले लिया। अब खाने के बाद क्या करेंगे? बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम ऐड करते हैं इस केस में क्लोरोडॉक। कितना ऐड करेंगे? 20-20 ml दिन में 2 बार। क्लोरो ले लिया। अब हमें फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया था। कौन से फाइबर को हम बढ़ाएंगे? प्रोडक्ट है हमारे पास एक्टिव फाइबर, 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार। रात को हम 3 फलों का कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जिसका नाम है त्रिफला। कितना ऐड करेंगे? कैसे ऐड करेंगे? डिनर करने के कम से कम 1 घंटे बाद 20 ml त्रिफला 100 ml गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे। और त्रिफला लेने के बाद कुछ भी खाना नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। त्रिफला के बाद कम से कम 8 घंटे का उपवास हमें रखना है, तब जाके वो त्रिफला अच्छे से काम करेगा शरीर में। क्लियर हो गया? ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा डायबिटीज के लिए। अब एक और प्रॉब्लम है डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। टाइप 1 में लोग एक्सटर्नल इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। 1-2 केस ऐसे भी मिल सकते हैं। उस केस में हम क्या करें? सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे, लेकिन उनके इंसुलिन इंजेक्शन को एक बार में बंद ना करें। अगर दिन में 2 इंजेक्शन लगते हैं, थोड़े समय बाद वो 1 पे आ जाएगा। अगर हफ्ते में 7 इंजेक्शन अब लग रहे हैं, थोड़े समय बाद वो 3 पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके इसको हमें घटाना है, एकदम से नहीं रोकना। अगर इसके सपोर्ट में, डायबिटीज टाइप 1 के सपोर्ट में कोई एक और प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो मोरीडॉक कैप्सूल हमें ऐड करना है, रात को बस 1 बार। क्लियर? ओके। अब आता है कार्डियोडॉक रस। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सारे प्रोडक्ट हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज जूम पे भी हम बात करते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स देखेंगे। कार्डियोडॉक रस ये हमारे हार्ट हेल्थ का प्रोडक्ट है। हमारे दिल को ये तंदुरुस्त करता है। और दिल से मुझे याद आया, किसी का दिल तो नहीं टूटा है ना यहाँ पे? कोई है जिनका ब्रेकअप वगैरह हो गया हो? अरे है तो शर्माना नहीं है, हाथ उठा लीजिए। 3 महीने पहले तो मेरा खुद का हो गया था। और कोई नहीं है? तो जब मेरा दिल टूटा ना सर, तो मैं गया हमारे एमडी सर के पास। बोला सर अभी मैं कुछ दिन ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, क्या मैं कार्डियोडॉक रस पी लूं? रिपेयर हो गया? एमडी सर ने कहा सीधा नो, नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, इनके आर्टरीज को क्लीन करना है, हार्ट ब्लॉकेजेस को खोलना है, तो कार्डियोडॉक से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर? तो अगर हमें अपने हार्ट हेल्थ को रिपेयर करना है, इसको डिटॉक्स करना है, आर्टरीज ब्लॉकेज के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए,
तो यहां पे हम एक जनरल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे, फटाफट नोट डाउन करें। इस केस में भी सबसे पहले हमने ऐड करना है फेनुग्रीक कैप्सूल। कैसे लेना है सबको पता है, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ एक कैप्सूल। इसके बाद हमारा आता है सेकंड प्रोडक्ट कार्डियोडॉक रस। खाना खाने के बाद 20-20 ml दिन में 2 बार। इसके बाद खास करके वैसे पेशेंट जिनको सीवियर लेवल का कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ गया है और आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या आ रही है, वैसे में हम एक न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे जो कि लद्दाख के बहुत फेमस फल से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीबक डॉग। अच्छा, सीबक डॉग के लिए एक चीज बता दूं, इसको मॉडर्न जमाने में संजीवनी बूटी भी कह रहे हैं, खुद साइंटिस्ट बोल रहे हैं। मल्टीपल फायदे हैं। एक फायदा यहाँ पे ये है कि हमारे आर्टरीज ब्लॉकेज को क्लीन करता है। सीबक का डोज कितना रहेगा, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। चाहे तो पानी के अंदर डाइल्यूट करके पी लें या डायरेक्टली पी लें। अब हमने फेनु ले लिया, फेनुग्रीक, कार्डियोडॉक ले लिया, सीबक डॉक ले लिया। अब हम रात को क्या करेंगे, त्रिफला जरूर ऐड करेंगे। कितना लेना है, 20 ml त्रिफला लगभग 100 ml गुनगुने पानी में मिलाकर डिनर के बाद पिएंगे और उसके बाद कुछ भी खाएं ना, ये चीज ध्यान रखें। अगर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख लें जिसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये एक कैप्सूल से ज्यादा इस कॉम्बिनेशन में फॉलो नहीं करेंगे। इतना हमने कर लिया। परहेज क्या करना चाहिए आप लोग बताएं, इस केस में परहेज क्या करें जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आर्टरीज ब्लॉकेज है? बस एक ही, ऑयली फूड हमें नहीं खाना। क्लियर? इसके बाद हमें एक काम और करना है। कभी कभी मैं मिलता हूँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया सर, मैं जिम जा रहा हूँ, और जिम में एकदम से एक्सरसाइज करते हैं। फिर होता क्या है, बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आते हैं कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। देखा है ना ऐसा वीडियो हमने? हमें अपने बॉडी को शॉक नहीं देना है। हम क्या करेंगे, अपने प्राणों पे काम करेंगे, यानी कि प्राणायाम करेंगे। इस केस में कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए? एक प्राणायाम का नाम बता रहा हूं, नारी शोधन प्राणायाम। कितने देर करेंगे? 5-5 मिनट का टोटल 3 साइकिल हमें करना है। 5 मिनट किया, 1 से 2 मिनट का गैप लगा लिया, वापस से 5 मिनट, 1 से 2 मिनट का गैप, वापस से 5 मिनट। कौन सा प्राणायाम है? ओके। अब एक चीज और, पूरे दिन में 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। क्लियर? लीवर के बारे में बात करेंगे बिकॉज ये भी बहुत कॉमन है। अभी खाली हम कॉमन प्रॉब्लम को देखेंगे। लिवर बड़ा ही यूनिक ऑर्गन है। लिवर के पहले एक छोटा सा सवाल, अगर हमारे बाल बढ़ते हैं ना तो हम बालों को कटवा लेते हैं, वापस से आ जाएंगे। नाखून का भी सेम हाल है। अगर मैं लिवर को काटना शुरू करूं, वापस आएगा? नो वाले कितने लोग हैं? यस वाले कितने लोग हैं? अच्छा, कुछ लोग सर दोनों में हाथ उठा रहे हैं कि सर काट दो या रोक दो, हमें खाली आंसर चाहिए। सर हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, आंसर दो। चलो भाई, आप लोग मालिक हो, मैं आंसर दे रहा हूँ, घबराना नहीं है, मुझे डराना नहीं है। मैं बहुत जल्दी डरता हूँ, डरूंगा तो मैं सीधा सर के पास जाऊंगा। ठीक है? द आंसर इज यस। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर हमने काट दिया तो वो छिपकली के पूंछ के जैसे अपने शेप को बढ़ा लेगा, रीग्रोथ हो जाता है। इकलौता ऑर्गन है, बड़ा चालाक है। अब हमें ये काम नहीं करना है बाहर जाके काटना शुरू कर दिया कि आज एक्सपेरिमेंट रात को ही होगा कि कल तक ये आता है कि नहीं। ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है? अब हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, 90% रिएक्शन खाली लिवर के अंदर हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन के बाद जो सबसे चालाक हिस्सा है वो है लिवर। इसको और सिंपल तरीके से बताऊं तो ये हम
हमारे शरीर का अपलाइन है, ठीक है। अब ये अपलाइन करता क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, बिल्कुल देसी तरीके से समझे, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके पूछता है हमें काम कैसे करना है। तो लीवर बताता है कि प्रोटीन तुम यहाँ काम करोगे, फैट तुम इधर जाओगे, कार्ब्स तुम इधर जाओगे, फाइबर तुम ऐसे काम करोगे। सभी डिसीजन कौन ले रहा है, हमारे बॉडी का अपलाइन। अगर अपलाइन खुद बीमार हो जाए तो टीम टूट जाएगी ना। बड़ा खराब चीज मैंने बोल दिया, लेकिन ये सच्चाई है। तो टीम को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। टीम में एकता होनी चाहिए, यानी कि डाइजेशन को हमें बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। लेकिन आजकल लोगों ने इस अपलाइन को बीमार कर दिया है, इसीलिए फैटी लीवर के केस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य के कारण हमारे इंडिया में है। मैं एक कंपनी में था, जो कंपनी बहुत पॉपुलर है और कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उस कंपनी में हमने एक सर्वे कराया। हमने जनरल लोगों को, जो ऐसे लोग बैठे हुए थे, हमने 500 लोगों को पकड़ा, मींस पकड़ा नहीं, सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हमने उनका लिवर फंक्शन टेस्ट कराया। यकीन मानिए उन 500 लोगों में से 266 लोगों के अंदर फैटी लीवर की समस्या थी। बहुत जनरल सा एक्सपेरिमेंट किया था। अब सोचे इंडिया में कितने सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको आप जनरली बोल दो कि एक बार अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराना, आपको सीधा सीधा दिखेगा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का फैटी लिवर बढ़ा हुआ है। फैटी लिवर की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती है, जैसे लिवर सोराइसिस की समस्या। अगर ये ज्यादा लंबे समय तक टिक गया तो हो सकता है लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए। और ट्रांसप्लांट कॉस्ट इंडिया में इन जनरल कितना आता है? अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, नॉर्मल से हॉस्पिटल में जाएंगे, 5-6 लाख जनरली आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आप किसी हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कम से कम आपका खर्चा बैठेगा 20 से 30 लाख रुपया। और दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो गुड़गांव के आसपास आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट का एवरेज कॉस्ट बताया गया 66 लाख रुपया। क्या हमें इतने पैसे जलाने हैं? नहीं जलाने हैं। तो हम पहले से अगर अपने लिवर पे काम करेंगे, अपने डाइजेशन पे काम करेंगे, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। लिवर वाले केस में हमने कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, फटाफट लिखेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे एलोवेरा। कितना ऐड करेंगे? 5 से 10 ml सुबह सुबह खाली पेट। 5 से 10 ml एलोवेरा सिरप सुबह सुबह खाली पेट। एलोवेरा ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद 15-15 ml लिवोडॉक रस दिन में 2 बार। क्लियर? लिवोडॉक ले लिया। अब लीवर को हमें अच्छे से ताकत देना है, उसको भी न्यूट्रिशन देना है। लीवर को अगर कुछ न्यूट्रिशन आपको देना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, पुनर्नवा ऐड करेंगे। 10-10 ml दिन में 2 बार पुनर्नवा दे दिया। इसके बाद जब हमारे दोपहर के लंच का टाइम हो जाए, जब दोपहर में हमने लंच कंप्लीट कर लिया, तो 3 से 5 ग्राम एक्टिव फाइबर, या फिर एक्टिव फाइबर नहीं दे रहे हैं तो एक और है जिसका नाम है डाइजीडॉक। एक और चलो सॉल्यूशन देता हूं। एक्टिव फाइबर हो गया, डाइजीडॉक हो गया, एक और हमारा प्रोडक्ट आता है फिटडॉक। ये 3 प्रोडक्ट में से कोई एक 3 से 5 ग्राम हम ऐड करेंगे। एक्टिव फाइबर, डाइजीडॉक और फिटडॉक पाउडर। क्लियर? खाली दोपहर के भोजन के बाद ये चीज ध्यान रखें। इसके बाद से रात को एक्स्ट्रा में हम चाहें तो त्रिफला जरूर ऐड कर सकते हैं। त्रिफला लेने का तरीका सबको पता है। लिवर वाले केस में हमें क्या नहीं खाना है? लिवर को सबसे ज्यादा एफर्ट तब लगता है जब हम प्रोटीन अपने शरीर में बहुत लेते हैं, यानी कि नॉनवेज हमें नहीं खाना, जैसे मटन, चिकन, एग, ये सभी चीजें नहीं खाएंगे। पनीर नहीं खाएंगे, सोयाबीन नहीं खाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमें कम करने हैं, बिकॉज दूध में भी प्रोटीन मिलता है। दूध का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, उसी को प्रोटीन कहते हैं,
तो हमें दूध भी नहीं पीना। क्लियर हो गया? पानी वगैरह जैसा हम पीते हैं वो पिएंगे, और डाइट को जितना ज्यादा हो सके उतना लिक्विड डाइट लें। क्लियर? चलिए, वेलनेस के प्रोडक्ट को अब हम यहीं तक रखेंगे। दो सेक्शन में अब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के एक दो कॉम्बिनेशंस को समझेंगे, बिकॉज हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी ऐड कर लिया है। इसके बाद से एक मैं आपको और सॉल्यूशन देके जाऊंगा जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ये बीमारी फैल रहा है, उस पर बात करेंगे। तो पहले मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के कुछ प्रोडक्ट्स को आपको समझा दूं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बड़ा प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट हैं, लेकिन प्रोडक्ट देखते देखते मुझे भूख लग गई। और एक सवाल कर लूं, बिकॉज डिनर का भी टाइम हो रहा है, कितने लोगों को भूख लग गई? एक बार हाथ उठाइए। नहीं लगी है? सर मैं ही भुक्कड़ हो गया यहाँ पे। सर आपकी टीम तो इतनी फिट है, मुझे भूख लग रही है। चलो भूख लगी है तो थोड़ा बात भी करेंगे। पालक पनीर कितने लोगों का फेवरेट है? बड़ा हेल्दी भी होता है ना? नहीं खाना है, ठीक है? पालक पनीर जितना हेल्दी है तो नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? पालक में हमें क्या मिलता है? आयरन। पनीर में क्या मिलेगा? कैल्शियम और प्रोटीन। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आयरन और कैल्शियम को अगर एक साथ हम एक टाइम पे बॉडी में डिफ्यूज करेंगे तो ना हमें शरीर में आयरन बचेगा ना ही कैल्शियम बचेगा। यहाँ पे मुझे पालक पनीर दिख गया, कैल्शियम भी है और आयरन भी है। अब सवाल आता है बहुत लोगों को, खास करके फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है कि कैल्शियम की भी कमी हो गई है और खून की भी कमी हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है और ब्लड नहीं बन रहा है शरीर में। इस केस में हम क्या करेंगे? कैल्शियम भी देना है और आयरन भी देना है, लेकिन हम टाइम को चेंज करेंगे। सपोज करें अगर हमने कैल्शियम दिया तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद एक कैल्शियम कैप्सूल प्लस इसको बचाने के लिए एक विटामिन K2 कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर K2 अवेलेबल नहीं है तो विटामिन D2 भी दे सकते हैं। कैल्शियम डायरेक्टली हमारे शरीर में पचेगा नहीं, इसको सपोर्ट देने के लिए विटामिन K2 और विटामिन D2 जरूर ऐड करें। मॉर्निंग में हमने दे दिया, अब 8 घंटे तक आयरन हम नहीं डालेंगे शरीर में, यानी कि रात को अब हम एक आयरन कैप्सूल और उसको पचाने के लिए एक विटामिन B12 कैप्सूल ऐड करेंगे। तो आपको पालक पनीर से समझना है, अगर कैल्शियम की कमी हो गई और खून की कमी हो गई तो दोनों प्रोडक्ट को एक साथ ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? इसीलिए ये स्लाइड मैंने आपको दिखाया। चलिए अब आखिरी सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, उसके बाद से एक दो सवाल हम ले लेंगे, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है इंडिया साइलेंट पेंडेमिक, और ये पेंडेमिक से भी बड़ा है, ये एपिडेमिक से भी बड़ा है। ये एक महामारी है जिसको हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी, यानी कि इन जनरल मोटापा। अब ये खाली भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। अब AWPL ने और हमारे MD सर ने एक मिशन शुरू किया है, जीरो ओबेसिटी बाय 2040, यानी कि 2040 तक हमने ये प्रण लिया है कि जैसे भारत ने पोलियो को खत्म किया था वैसे ही हम ओबेसिटी को खत्म करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कौन है, ठीक है? ओबेसिटी है क्या? बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। मोटापा, अननेसेसरी फैट जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं उसी को हम मोटापा कहते हैं। कितने लोग इससे परेशान हैं? भारत के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लगभग 42 करोड़ लोग सीवियर ओबेसिटी से परेशान हैं खाली भारत में। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी ये बहुत गंभीर समस्या है, बच्चों में मोटापे की शिकायत जो हो जाती है। खाली भारत में लगभग 14 मिलियन बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं खाली भारत में, और ये डेटा WHO का है। अब सवाल आता है ज्यादा मोटे लोग
क्या हमें शहर में मिलेंगे या गांव में मिलेंगे? गलत आंसर। मैं समझाता हूं कैसे। गांव के लोग अगर मोटे हो गए ना, वो पतले नहीं होते हैं, बिकॉज उनके पास वो सटीक साइंस नहीं पहुंचा है। गांव में रहने का मतलब ये नहीं है कि गांव के लोग बहुत ज्यादा फिट हो गए, नहीं। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया, सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं, गांव में भी हो रहा है ना ऐसा। लेकिन गांव के लोगों के पास वो एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो मोटे के मोटे रह जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। शहर के लोगों के पास तुरंत टेक्नोलॉजी पहुंचेगा, नॉलेज पहुंचेगा, अवेयरनेस पहुंचेगा, वो पतले हो सकते हैं। हमें इस सॉल्यूशन को शहर और गांव दोनों जगह पहुंचाना है। सॉल्यूशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले सॉल्यूशन से पहले एक और चीज देख लें। ओबेसिटी को हमने एक टर्म दिया है, AWPL ने एक टर्म दिया है, दैट फैट इज द न्यू कैंसर। जैसे कैंसर हमारे शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, अगर सपोज करें किसी को बोन कैंसर की समस्या हो गई तो वो हड्डी के एक हिस्से में नहीं रहेगा, बहुत तेजी से फैलेगा और पूरे के पूरे हमारे स्केलेटन सिस्टम तक फैल सकता है। अगर किसी को ब्लड कैंसर की समस्या तो वो पूरे खून में वो समस्या आएगी, होता है। वैसे ही मोटापा शरीर के किसी एक हिस्से में नहीं रहता, वो पूरे शरीर में फैलता है। अगर ओबेसिटी की शिकायत लगभग 5 साल तक लगातार किसी इंसान में है, वो लगातार 5 साल से मोटा है, तो कौन कौन सी और बीमारियां बढ़ सकती है? सबसे पहले डायबिटीज। कितना गुना इसका खतरा बढ़ेगा? लगभग 4 गुना। इसके बाद से आता है हार्ट अटैक। इसके चांसेस कितने ज्यादा बढ़ेंगे? लगभग 3x, यानी कि 3 गुना बढ़ जाएंगे। PCOD और इनफर्टिलिटी, अगर महिलाओं में ओबेसिटी की शिकायत है तो 7 गुना ज्यादा चांस बनता है PCOD का। इसके बाद से आता है आर्थराइटिस। जो इंसान मोटा है 4 गुना ज्यादा चांस है कि उसे आर्थराइटिस की समस्या होगी। उसके बाद से डिप्रेशन, 3 गुना ज्यादा खतरा है। और कैंसर कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। 3 गुना ज्यादा खतरा है कि उस इंसान में 13 टाइप्स के कैंसर सेल्स डेवलप हो सकते हैं। क्या ये खतरनाक प्रॉब्लम है? इसको बहुत लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन हमें ये काम नहीं करना। अब से हमें लोगों के साथ इस सब्जेक्ट पे कम से कम डेली 10 मिनट जरूर डिस्कशन करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम लोग तो मोटे हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें सटीक नहीं मिलता। बहुत सारे डाइटिशियन कहते हैं ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, जीना छोड़ दो, यही बोलते हैं ना। ये काम नहीं करना है। मैं डाइट में 2 चीजें खाली बताऊंगा, वो आपको बंद करना है, और 4 प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दूंगा। 3 मेन प्रोडक्ट और एक उसको सपोर्ट देगा, चौथा हमारा प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये हमारे सॉल्यूशन है। पहले आता है हमारा वेगचा। सीधा सीधा कॉम्बिनेशन समझेंगे। पहले कौन सा प्रोडक्ट आएगा? वेगचा, जो सेंटर में आप देख रहे हैं। वेगचा क्या करेगा? ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? जो भी हम खाना शरीर में खा रहे हैं, वो खाना छोटे टुकड़ों में कितना जल्दी टूट के ऑब्जर्व होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा तो हमारा जो शरीर में खाना जा रहा है वो बहुत जल्दी यूज होना शुरू हो जाएगा, जिससे हम बहुत जल्दी मोटे नहीं होंगे। हमने मेटाबॉलिज्म वेक्सा से बढ़ा दिया। इसका डोज और तरीका क्या रहेगा? 2 ग्राम वेक्सा टी को हम गुनगुने पानी में या गर्म पानी में उबालेंगे 2 से 3 मिनट, और उसे छान के दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पीना है। अब वेगचा में बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, उन्होंने चीनी डालना शुरू कर दिया कि सर बहुत टेस्ट बढ़ गया। वो गलती नहीं करेंगे। कुछ मन है मीठा लेने का तो स्टीविया ड्रॉप डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? वेगचा ले लिया। अब समय आता है कि दोपहर में क्या करें। दोपहर में मतलब ब्रेकफास्ट जब आपने कर लिया तो दोपहर में हम लंच करते हैं। लंच के पहले एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं।
लंच में बेसिकली हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं इंडिया में, रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। हम रोटी कम कर देंगे, चावल थोड़ा कम कर देंगे, और लंच से आधा घंटा पहले लगभग 200 ग्राम सलाद खाएंगे। ये सिंपल सा ट्रिक है, बहुत बड़ा इफेक्ट लाएगा बॉडी में। लंच से कितना टाइम पहले, आधा घंटा पहले कितना सलाद, 200 ग्राम। उसके बाद से जो भी आपको लंच करना है आप लिमिट में करेंगे। लंच के बाद समय होता है हमारे बॉडी में गट हेल्थ को सपोर्ट देने का। उसके लिए हमारा तीसरा सॉल्यूशन है जिसका नाम है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर। ये क्या करेगा, हमारे पूरे गट हेल्थ को रिपेयर करेगा। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 इंग्रेडिएंट का नाम बता रहा हूं। इसके अंदर है सीलियम हस्क, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी बड़ी आंत के अंदर जितने गंदगी जमे हुए रहते हैं उसको बाइंड करके बाहर निकालने का काम करता है। प्लस इसके अंदर हमने ऐड किया है आइनोलिन, ये प्रोबायोटिक सपोर्टर है। हमारे गट हेल्थ में जितने गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको ये सपोर्ट देगा। एक्टिव फाइबर का डोज आप लोगों को इन जनरल मालूम होगा, कितना हम लेते हैं, 5 से 10 ग्राम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम करेंगे। हम क्या करेंगे, दही कितने लोग खाते हैं, कर्ड कितने लोग खाते हैं, खाते हैं सभी लोग, चलो बढ़िया, ठीक है। लगभग 50 ग्राम दही लेंगे, उसमें 5 ग्राम एक्टिव फाइबर को मिला देंगे, 5 से 10 मिनट तक उसको फूलने के लिए छोड़ दें, वैसे ही छोड़ दें, फिर उस दही को खा जाए। दही में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं और अगर हमने उसमें एक्टिव फाइबर मिला दिया तो हम अपने गट हेल्थ को बहुत तेजी से रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? दिन में 1 से 2 बार इस चीज को भी हम अप्लाई करेंगे। अब आता है रात का समय। तो पहले तो ये बताएं कितने लोगों को रात में कम से कम 4 रोटी चाहिए, कितने लोग हैं, शर्माना नहीं है, बहुत लोग हैं। चावल कितने लोग खाते हैं रात में, अरे यहाँ तो पूरी सर फौज खड़ी है। अच्छा, रोटी चावल का कॉम्बिनेशन कितने लोग फॉलो करें, यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए, रोटी और चावल। बिहार से हैं आप लोग या झारखंड से? हाँ, ये जवाब, चलो बढ़िया। वैसे घबराना नहीं है, रोटी चावल मुझे भी पसंद है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, खास करके फैट लॉस के दौरान, तो हम रात को खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, मैडम मना करे नहीं, यही मैंने गिव अप कर लिया, नहीं हो पाएगा। मैम बिल्कुल होगा। सर सबसे पहले इन पे हम चेक करने वाले हैं। पीछे मैम आप खड़ी हो जाए एक बार। इनका नाम क्या है? रेखा मैम पे ये चीजें अप्लाई करके हम इस फोटो को अब सर्कुलेट करेंगे इसी ट्रेनिंग में, और ये एमडी सर तक जाएगा। अब रिजल्ट यहीं से आएगा सर। क्लियर? स्पेशली मैम के लिए बता रहा हूं, मैम बैठ जाए। हम क्या करेंगे, हम रात को इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बहुत हजारों साल से हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जैसे सूर्यास्त का समय होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है जठराग्नि, ये स्लो डाउन हो जाता है। उस वक्त हम खाने को अच्छे से नहीं पचा पाते। लेकिन अभी मॉडर्न युग है, सालों से हमने रात को 10-11 बजे खाना खाना सीखा है, तो इसके सॉल्यूशन को निकालना पड़ेगा। हम उस वक्त स्लिम डॉग का इस्तेमाल करेंगे, विच इज द मील रिप्लेसर। ये एज अ मील रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करेगा, जिसमें प्रोटीन भी है और फैट बर्न करने वाले बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। अब नॉर्मल जब हम रात को डिनर लेते हैं तो कम से कम 500-600 कैलोरी खा जाते हैं। नॉर्मली इतना खा जाते हैं ना। अगर आपने 30 ग्राम स्लिम डॉग लिया अपने डिनर में, तो आपके डिनर में जितने न्यूट्रिशन थे उससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। 30 ग्राम स्लिम डॉग में लगभग 12 ग्राम प्रोटीन होता है, तो मसल लॉस की समस्या नहीं होगी, यानी कि एनर्जी की कमी नहीं होगी। प्लस स्लिम डॉग एक स्कूप लगभग 120 कैलोरी के आसपास आएगा, यानी कि आप हेल्दी तरीके से अपने शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को क्रिएट करेंगे। ये 3 हमारे मेजर कॉम्बिनेशंस रहेंगे।
स्लिम डॉग को हमें इस केस में दूध के साथ नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखें। पानी के साथ लेंगे और 30 ग्राम यानी कि 1 स्कूप से ज्यादा रात को नहीं लें। अब ये तो हमारा एक जनरल कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन कुछ लोग आते हैं बोलते हैं सर हमें बार बार खाना खाना है नॉर्मल वाटर के साथ, क्लियर। अब कुछ लोग आते हैं बोलते हैं सर हमें तो बार बार भूख लगती है। कितने लोग हैं यहाँ पे?